चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो हम थे दोस्तों लेवरेजेस चैप्टर पर और इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे लेवरेजेस में। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। ओके, 8 मार्क्स का पूछा गया था दोस्तों किसी जमाने में। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आरएसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड आर एस गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है क्या? 1.4। कंबाइंड लेवरेज भी दिया है क्या? यानी वक्त आने पर क्या निकल जाएगा? फाइनेंशियल लेवरेज। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है? 2,04,000। वैसे ये नहीं भी बोलते ना तो हम ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसके अंदर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। बट ठीक है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा मेहरबान है। सेल्स कितने रुपीज है? 30 लाख है। 12% डिवेंचर्स हमने 100 रुपए वाले ले रखे हैं दोस्तों, कितने के? 21,25,000 के, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपीज वाली, कितने लाख रुपीज? यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1,70,000। और टैक्स रेट कितना परसेंट है? ओके। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों हमें? फाइनेंशियल लेवरेज। तो जैसे कि आपकी मेरी बात हुई थी, क्या हम इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। फॉर्मूला बोले आप, क्या लिखेंगे फॉर्मूला? है ना, DCL इज इक्वल टू डॉल इंटू DFL। इसके अंदर हम डेटा फिट कर लेंगे और फाइनेंशियल लेवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड ईपीएस, राइट। ओ, अगर पीवी रेशियो चाहिए तो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और सेल चाहिए, और ईपीएस चाहिए तो फिर हमें वो इनकम स्टेटमेंट ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम ये देख लेते हैं कि क्या हमसे हो पाएगा, हम इनकम स्टेटमेंट बना पाएंगे या फिर नहीं, राइट। तो ये रहा यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और बस हमें ये देखना है कि क्या हमसे ये हो पाएगा। अच्छा, क्या इनके प्रेफरेंस शेयर हैं? नहीं। तो जो ईएटी आता है वही क्या हो जाएगा हमारे लिए, और उसको डिवाइड किससे कर देना पड़ेगा? तो आ जाएगा ईपीएस। ओके। सेल्स दिया है क्या क्वेश्चन ने? कितना दे रखा है वैसे? 30 लाख दे रखा है सेल्स। ओके, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? फिक्स कॉस्ट कितनी है, यानी यहां पर लिख दो फिक्स कॉस्ट। ओके, फिर इसके बाद इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट 2125 इंटू 12% कितना होता है? 2,55,000। ओके, और क्या नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? 1,70,000 शेयर्स। चलिए, अब आगे की कहानी आप बताइए कैसे रचेंगे। पहले ऑपरेटिंग लेवरेज यूज कर लें ऐसा, पहले फाइनेंशियल लेवरेज यूज कर ले, तो फिर पहले फाइनेंशियल लेवरेज निकाल ही लें, है ना। यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज के लिए DCL की जगह पर क्या रखेंगे? 2.8। DOL की जगह पर, हाँ जी, DFL बताइए कितना आता है? 2 टाइम्स आता है यहाँ पर DFL। ओके, तो अब आप मुझे कहोगे कि DFL का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, तो DFL का आप मुझे फॉर्मूला बताइए क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। नहीं, ये तो DOL का फॉर्मूला है ना। DFL का क्या है? EBIT अपॉन, वैसे तो EBIT माइनस आई माइनस DP वो होता है, लेकिन प्रेफरेंस है ही नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? चलिए, तो ओ ना तो हमें EBIT पता है ना EBT पता है। कोई बात नहीं, वही अपनी पुरानी ट्रिक नंबर 3 यूज कर लेंगे, है ना। EBT को क्या लिख देंगे? EBIT माइनस 2,55,000। ओके, तो DFL की जगह पर क्या लिखूं मैं? 2 अपॉन EBIT माइनस कितना? ओके, तो अब ये जो डिनोमिनेटर है पूरा उठकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इट विल बिकम 2 EBIT माइनस कितना? 5,10,000 इज इक्वल टू, तो ये वाला EBIT इधर आ जाएगा तो 1 EBIT बच जाएगा, और ये पॉजिटिव, तो EBIT की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी EBIT की वैल्यू? 5,10,000। ओके, तो ये आ जाएगा 2 लाख। इसका 30% निकाल लेते हैं, 76,500। ओके, कितना आता है फिर ये? 178,500। तो EPS ही निकल गया है, तो लो कितना आता है? 1.05। यही आंसर भी लिखा हुआ है। हाँ जी, पर एक और चीज़ निकालनी है, क्या? उसके लिए सेल्स तो मालूम है, लेकिन क्या और चाहिए? हाँ, कैसे क्या पता करेंगे, कोई ट्रिक है आपके पास? फिक्स कॉस्ट और EBIT को ऐड कर दिया, राइट। फिक्स कॉस्ट EBIT तो क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन बता देंगे कितना आता है? 7,14,000। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, हम चाहते तो इसको डॉल से भी निकाल सकते थे। देखना कैसे है, डॉल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। चलो, डॉल कितना है?
कंट्रीब्यूशन हमें पता था, नहीं पता था, नहीं 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 मालूम था, लेकिन ईबीआईटी तो मालूम था। ये आ गया आंसर, करके देख लो आप, भले ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे भी निकल सकता था, अभी तो आपने बहुत ही अच्छे से निकाल दिया, आपने तो सीधे जोड़ के ही निकाल दिया, इतनी कौन टेंशन लेगा ना जिंदगी में। चलो वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगी वक्त आने पर, 22,86,000 हो जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ तो क्या पूछ रहे थे ये लोग हमसे, पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो तो यूं निकाल लेंगे ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। हाँ जी, कितना आता है ये, मतलब उसको इनटू 100 करेंगे तो कितना आता है, ये आ गया आंसर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट्स टर्नओवर इज कितना, कंपनी उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिसका एसेट टर्नओवर कितना है, मतलब एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 टाइम्स है। वैसे एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टर्नओवर अपॉन एसेट्स, राइट। सो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है टर्नओवर अपॉन एसेट्स। ठीक है, ओके। डज इट हैव अ हाई और लो एसेट्स लेवरेज, यानी वही एसेट्स का टर्नओवर रेशियो। हाँ तो अपने को अपना एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, अपना टर्नओवर कितना है वो तो मुझे मालूम है, कितना है अपना टर्नओवर, 30 लाख, पर अपनी एसेट्स कितनी है वो तो इन्होंने दिया ही नहीं है, कहाँ दिया है। हाँ तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम तो जानते हैं बचपन से कि जो बैलेंस शीट है वो टैली होती है। अब आप हमें एसेट्स नहीं बता रहे हो तो हम लाइबिलिटीज जो जो मालूम है उनको जोड़ देंगे और बोलेंगे यही हमारी एसेट्स हैं। दो लाइबिलिटीज दे रखी हैं यहाँ पर, एक तो इक्विटी की और दूसरा डिबेंचर का। अब आप बोलोगे सर पर करंट लाइबिलिटी भी होती है, तो वो फिर मैं पूछूंगा बताओ कितनी होती है, तो आप बोलोगे है ही नहीं, है ना। तो अपने के मन में अजम्पशन ले लेना है कि वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने वो बोल दिया कि वो है, तो फिर अब बताओ कितनी है, और नहीं बता पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन ही ना हो पाएगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करते हैं कि बाकी और कुछ नहीं, हमारी जिंदगी एकदम क्लीन एंड क्लियर है, जो दिख रहा है वही बिल्कुल साफ। कितनी आती है वैसे टोटल एसेट्स, 38.25 लैक्स, राइट। तो अपने काम करते हैं ना, अपन अपना एसेट टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट कर लेते हैं। टर्नओवर कितना लिख लेते हैं 30, और एसेट्स कितनी लिख लेते हैं 38.25। बताएंगे दोस्तों एसेट टर्नओवर रेशियो कितना आता है। ओ तो वी हैव अ हाई एसेट टर्नओवर और लो एसेट टर्नओवर, लो एसेट टर्नओवर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, राइट। वो लिख देंगे अपन कमेंट में, है ना। Which means we are not making efficient utilization of our assets. We are not able to generate higher turnover with the given assets. ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन वाले क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, यानी क्या आप सेल्स 30 लाख रहेगा या वो तो बदल जाएगा, बदल जाएगा। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बिकम टू जीरो। इनका कहना है कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स जीरो हो जाएगा, ऐसा कब होगा। तो ऐसा कैसे ही हमने एक पहले क्वेश्चन कर रखा है। अब हमारे पास तीन तरीके हैं, कौन से तीन तरीके, या तो ईबीटी जीरो सेट कर लो और रिवर्स में ऊपर कैलकुलेट कर लो, या फिर ईबीटी जीरो है तो ईबीआईटी कितना वो निकाल लो और डॉल की मदद ले लो, और या फिर एक तरीका क्या है सीधे ईबीटी से सेल्स निकाल लो, पर वो किसकी मदद से होगा, डीसीएल की मदद से होगा। इज दैट क्लियर, ओके। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है 17 क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट, वो अपन पहले तीनों तरीके से कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से करा है। तीनों तरीके इक्वली वैलिड है। ईबीटी कितना चाहिए इनको, जीरो चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, वही आएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, ओके। वेरिएबल कॉस्ट ये जोड़ देंगे 20 to 86 तो आ जाएगा सेल्स, नहीं है ना, ये गलती नहीं करना। तो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्यों निकालना, अपन ने पीवी रेशियो तो निकाल ही रखा था ना, कितना था पीवी रेशियो याद है क्या। चलो ये नंबर ध्यान रख लो, 4,59,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन ध्यान रख लो, पीवी रेशियो ये रहा 23.8%, ठीक है। तो 4,59,000 है और कितना था 23.8% है पीवी रेशियो। तो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये आ जाएगा सेल्स, कितना आता है सेल्स, ये देखो 19,28,571 है ना। तो इस बार आईसीआई ने कैसे कैलकुलेट कर दिया है, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली एक तरीका डीसीएल वाला और एक तरीका डीओएल वाला है। इज दैट क्लियर, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 17th का जो सोल्यूशन दे रखा है ना इन लोगों ने, ये 17th का सोल्यूशन है, ओके। ईबीटी जीरो मीन्स 100%। अच्छा यहाँ पर वापस से उन्होंने उससे कैलकुलेट करा है लिख के, किससे, डीसीएल से। तो डीसीएल से भी हमको आता है ना, अपन डीसीएल से कर लेते हैं। वो जो वहां पर आंसर छपा हुआ है वो किससे है,
एक्यूरेट वाले रिवर्स कैलकुलेशन से, राइट। और यहाँ जो पीछे सोल्यूशन है वो किससे है, डीसीएल से। तीनों ही तरीके इक्वली वैलिड है। तो अपन डीसीएल वाला भी आता है ना अपने को, तो एक बार यार वो देख लेते हैं अपन, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं ना डीसीएल वाला तरीका। तो डीसीएल याद है आपको अपना कितना है डीसीएल, 2.8। अच्छा, अगर ईबीटी जीरो चाहिए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फिर सेल्स कितना। तो कनेक्शन सेल्स से ईबीटी के बीच में कौन बैठाता है, डीसीएल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी आ गई और इंटरेस्ट भी आ गया। तो फिक्स कॉस्ट में डॉल काम में आता है और इंटरेस्ट में डीएफएल काम में आता है। तो सेल्स से ईबीटी का कनेक्शन कौन बैठाता है, डीसीएल। कितना है डीसीएल ये बताइए क्वेश्चन में, 2.8 टाइम्स। इसका मीनिंग समझाइए मुझे। 2.8%। अभी हमें ईबीटी को 2,55,000 रुपए से 2,55,000 से कहाँ लाना है, मतलब कितना परसेंट चेंज है, 100%। तो सिंस सेल्स में जब 1% का चेंज होता है तो ईबीटी में 2.8% का चेंज होता है। देयरफॉर हमें तो भाई 100% से ईबीटी चेंज करना है। तो फिर सेल्स में कितना चेंज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आंसर बोलो। 35.71% का चेंज किस में आएगा, सेल्स में। अब सेल्स बढ़ेगी 35.71 से या गिरेगी, गिरेगी, क्योंकि ईबीआईटी हमें गिराना है तो सेल्स भी गिराना पड़ेगा। तो 30 लाख का जो सेल्स है ना उसको गिरा दो आप इतने परसेंटेज से, ये आ जाएगा आंसर। 30 लाख के सेल्स में माइनस कर देना 35.71%, तो आपका ये नया सेल्स आ जाएगा। फ्रैक्शनल डिफरेंस आएगा, है ना, क्योंकि वो आंसर अप्रोक्सीमेट आता है। कितना आता है आंसर, 19 लाख। $28,700 वो पीछे प्रिंटेड आंसर में ये दे रखा है, राइट। सारे तरीके वैलिड है। वैसे सबसे बेस्ट तरीका यही है जो अभी जस्ट हमने करा। तो क्या होता है कि लिवरेज के क्वेश्चन, लिवरेज के चैप्टर में जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आईसीएआई आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लेवरेज को यूज करके आंसर दें, है ना। तो इसलिए ये वाला तरीका बेस्ट है। हालांकि ये बचे हुए दो ऑल्टरनेटिव भी करेक्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ऑफ फॉर्म है सेल्स ऑफ रुपीज, बोलते चलना बोलते चलना, 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 70%। तो सेल्स हो गया 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, यानी 7 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी बोली है, ओ इसका मतलब है कि फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 2 लाख, क्योंकि 7 ये है तो फिर 2 इसको होना ही पड़ेगा। चलिए, यानी कि ईबीआईटी कितना हो गया, 1 लाख। अच्छा, डेट कितनी है हमारी, एट द रेट ऑफ, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी ईबीटी कितना हो गया। अच्छा, टैक्स कितना दे रखा है, यानी कि ईएटी कितना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज। तो इंसान को जब ये सारा डेटा ही पता है तो डॉल डीएफएल डीसीएल तो फॉर्मूले से ही निकाल लेगा। अच्छा, एक और चीज क्या पूछ रहे हैं, ईएटी कितना आ जाएगा, 30,000, राइट। इफ द फर्म वांट्स टू डबल अप इट्स ईबीआईटी, कंपनी किस फिराक में बैठी है कि ईबीआईटी को हम डबल करेंगे। कोई बात नहीं, कर लो भाई डबल। If firm wants to double up its EBIT, how much of a rise in sales would be needed on a percentage basis? तो सेल्स में आखिर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ये बताना है। तो अब कहां से कहां पर देखेंगे, सेल से ईबीआईटी पर कौन देखता है, डीओएल। सपोज करो कि जो हमने डीओएल कैलकुलेट किया था वो आया था 3 टाइम्स, ऐसे ही मैंने मन से बोल दिया। डीओएल कितना आया था, 3 टाइम्स। वैसे आपको दिख भी रहा है कि वो 3 है, कैसे दिख गया, कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, राइट। चलो 3 टाइम्स है। तो अब इंसान अपना ईबीआईटी डबल करना चाह रहा है, मतलब कितने परसेंट से बढ़ाना चाह रहा है, 100% से। तो सेल्स है ना 300% से बढ़ानी पड़ेगी, नहीं है ना, वो उल्टा देख रहे हैं अपन कि 1% से अगर सेल्स चेंज होता है तो 3% से ईबीआईटी चेंज होता है। यही डॉल 3 टाइम्स का मतलब है। तो अब 100% से चेंज करना है तो ये कितना चेंज करना पड़ेगा, 33.33%। इज दैट क्लियर, वो आ जाएगा आंसर। ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस कॉपी में मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये आ गया अपना आंसर यहाँ पर 33.33%। उसको लिखकर कैसे करना, फॉर्मूला चिपकाना, डॉल लिखना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लिख देना कितना, 100, तो अपने आप ही आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना, 33.33%। इज दैट क्लियर, होता है क्या क्वेश्चन आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट दी डॉल डीएफएल और डीएसीएल एंड अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस फॉर दी फॉलोइंग फर्म्स। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, ये तो मुझे लगता है कि हमारे लिए गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। तो डॉल डीएफएल डीसीएल और इनकम स्टेटमेंट, ओके। तो अपन क्या कर रहे हैं,
आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि लगभग एक जैसा ही डेटा दे रखा है, तो मैं तीनों फॉर्म करवाऊं या एक सिंगल फॉर्म आपको सॉल्व करवा दूं? एक सिंगल फॉर्म अपन सॉल्व कर लेते हैं, चलो फॉर्म ए अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्म ए के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, डू यू एग्री? यस। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप मुझे बता दीजिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स अस ईबीआईटी माइनस आई गिव्स अस ईबीटी माइनस टैक्सेस गिव्स अस ईएटी। और मुझे लग रहा है बस ये वहीं तक ही जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस जैसा कुछ दे नहीं रखा है। चलो, तो मुझे पहली फर्म का डेटा बताइए कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 60,000। सेलिंग प्राइस कहीं दिख रहा है क्या? कितने रुपीज़ है, यानी कितना आ जाएगा सेल्स? 3,60,000। ओके, क्या वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट? अच्छा, वो लिखा भले ही पर यूनिट है लेकिन दी किस में? परसेंटेज में। 33 1/3%। तो 3,60,000 का ही निकलेगा वो, तो वेरिएबल कॉस्ट 33% है, मतलब वो सेल्स की 33 1/3% है। कितनी आती है वेरिएबल कॉस्ट? 1,20,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? चलो फिक्स कॉस्ट बोल दो। ओ, फिक्स कॉस्ट तो दी नहीं है ना। अच्छा, ये दे रखा है कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 1,90,000। तो 190 टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मीनिंग होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि है तो दोनों ही ऑपरेशंस को, बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने की कॉस्ट। 190 में से अगर 120 वेरिएबल है, यानी कि तो कितना आता है ईबीआईटी? ओके, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 40,000। 4 लाख का 10% 40,000। कितना आता है ईबीटी? टैक्स कितना दे रखा है, यानी कितना आ जाएगा? 52,000। माइनस करके बताएंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे? डॉल डीएफएल डीसीएल, है ना। देखो ईएटी तो अपना मैच हो गया 78,000। डॉल डीएफएल डीसीएल धनाधन कैलकुलेट करते चलेंगे, मैच करते चलेंगे। डॉल के लिए क्या डिवाइडेड बाय क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। धनाधन कैलकुलेटर पे कर लो आप, और ये देख लो आ रहा है क्या आंसर। ठीक है, चलो डीएफएल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? करके देख लो, ये आ रहा है क्या आंसर? वही 3 1। चलो डीसीएल के लिए फॉर्मूला बोलो पहले। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सेलेंस लिमिटेड एट द रेट ऑफ कितने रुपीज? 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज रुपीज 20 लाख। ओ, सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट है और सेल्स कितना है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई? 1 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन इज कितने रुपीज है, यानी वेरिएबल कॉस्ट हो गई रिमेनिंग 10 lakhs। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द डीओएल ऑफ द कंपनी इज 2.5। हाल फिलहाल इनका डीओएल कितना है? 2.5। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि डीओएल जिस जगह पर आप हो वहां का होता है, वहां से कहीं पर भी जाओ वो एप्लीकेबल है, पर कब तक? जब तक आप गए नहीं। एक बार गए दूसरी जगह पर कि आपका डीओएल डीओएल सब कुछ चेंज हो जाता है, राइट। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर। कितने शरीफ लोग हैं, इन्होंने खुद से बोल दिया। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1 लाख। एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज कितना परसेंट? 16%। व्हाट इज द ईपीएस एट सेल्स रेवेन्यू ऑफ रुपीज 20 लाख। यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं? ईपीएस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ईपीएस। हाँ, एक मिनट वापस पढ़ना पड़ेगा ना, लाइटली ले रहे थे। व्हाट इज द ईपीएस पूछा है एट सेल्स रेवेन्यू ऑफ रुपीज 20 lakhs, वो तो समझ में आ रहा है। एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट। वाइप आउट ईपीएस का मतलब क्या होता है? साफ कर देगा ईपीएस को। अगर आपका सेल्स गिर गया ना, कितने परसेंट से गिर गया? 25, आपका ईपीएस साफ साफ मतलब जीरो हो जाएगा। ओ, दो चीज पूछ रहे हैं क्वेश्चन। एक तो ये हमसे पूछ रहा है कि ईपीएस कितना है ना। दूसरा ये हमसे पूछ रहा है कि आखिर आपका अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल कितना है। तो आप भी ना यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बदमाश है। इस क्वेश्चन ने ना हमें ये नहीं बताया था कि अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल आखिर कितना है। देखो, इसने डेट कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बता दिया, पर ये कहाँ बताया कि डेट का अमाउंट आखिर कितना है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को कैसे क्या करेंगे, क्या आपके पास कोई रणनीति है? तो सबसे पहले तो हमें मालूम है क्या करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट का
फॉर्मेट बना लेना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाकर जो जो मालूम है वो सब लिखना पड़ेगा, राइट। तो करें फिर, वो तो करके ही मालूम चलेगा, है ना। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स अस ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट गिव्स अस ईबीटी, माइनस टैक्स गिव्स अस ईएटी, और यही ईएटी क्या बन जाएगा हमारे लिए, ईएएस डिवाइडेड बाय गिव्स अस ईबीएस। चलो सेल्स कितना है 20 लैक्स, कंट्रीब्यूशन कितना है 10 लैक्स, तो 10 लैक्स ही आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी। चलो फिक्स कॉस्ट कितनी है, नहीं दी फिक्स कॉस्ट, ओ ठीक है, डी ओ एल दिया है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले सारा डेटा लिख लेते हैं, बाद में लगाएंगे, है ना। फिर इसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने दे रखे हैं, 1 लाख शेयर्स दे रखे हैं। अच्छा टैक्स रेट कितना परसेंट है, अच्छा जो इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है, पर ये 16% ईबीआईटी का लगता है या डेट के अमाउंट का लगता है, डेट के अमाउंट का लगता है, राइट। चलो तो आप करते हैं यार कोशिश, है ना, कुछ करेंगे तो कुछ हासिल होगा। तो क्या बोल रहे थे आप, डीओएल यूज़ कर लें, एक और आप बोल रहे हो एक और कॉलम बनेगा ऐसा, वो देखते हैं, अभी तो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। तो डीओएल यूज़ करेंगे ऐसा आप बोल रहे हो, तो डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन ईबीआईटी, तो डॉल की जगह क्या लिख देंगे 2.5, कंट्रीब्यूशन की जगह पर, तो ईबीआईटी कितना था ये बताओ यार, 4 लैक्स आता है। तो ऊपर फिक्स कॉस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 लाख। चलो ये आ गया, ईबीआईटी आ गया, पर ईबीटी थोड़ी ना आएगा, आ जाएगा क्या ईबीटी, कैसे निकालें, नहीं नहीं आएगा। हाँ फाइनेंशियल लेवरेज दिया है क्या, नहीं दिया है ना, ओके। क्वेश्चन ने फाइनेंशियल लेवरेज तो नहीं दिया है, लेकिन एक पहेली जरूर बुझाई है आखिरी में। क्या पहेली बुझा दी क्वेश्चन ने, कि अगर कंपनी का सेल्स, तो पूरा ईपीएस साफ हो जाएगा। मतलब आप इससे क्या तात्पर्य निकालते हो, डीसीएल आ जाएगा, क्योंकि सेल्स जरा सा गिरा, कितना 25% गया, आपका ईपीएस वाइप आउट, मतलब 100% साफ। यस, तो डीसीएल का आप मुझे परसेंटेज वाला फॉर्मूला बताइए क्या है, या फिर ईएईएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चलो तो इनका कहना है कि 100% से आपका ईपीएस निपट जाएगा, कब, जब 25% से सेल्स चेंज होगा। तो डीसीएल कितना आ गया, अब आप एक बात बताओ, अगर इंसान को अपना डीसीएल पता है, उसको अपना डीओएल पता है, तो डीएफएल निकाल लेगा। यस, कैसे निकाल लेगा, डीसीएल का फॉर्मूला लगाएगा, डॉल इंटू डीएफएल, जिसमें कि वो क्या करेगा, यहाँ पर डीसीएल कितना सेट कर देगा 4, डॉल सेट कर देगा 2.5, तो डीएफएल कितना आता है ये बताओ, 1.6 आ रहा है। चलो तो डीएफएल अगर इंसान को 1.6 पता चल गया, तो अब इंसान क्या कर लेगा, ईबीटी निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा ईबीटी, डीएफएल का फॉर्मूला लगाकर, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। चलिए तो ओ ईबीआईटी तो मालूम है ना, बस हो गया। फिर डीएफएल की जगह कितना सेट कर देंगे 1.6, ईबीआईटी की जगह कितना लिखेंगे 4 अपॉन ईबीटी। तो आप मुझे बताइए ईबीटी कितना, 2.5 लैक्स। तो ऊपर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अरे वाह, तो अब तो मैं डेट का अमाउंट भी निकाल दूंगा, आप भी निकाल लोगे, बताओ यार। हम क्या बोलेंगे कि ये जो 1,50,000 रुपए है ये ब्याज है, और ब्याज कितना प्रतिशत है, तो आखिर डेट कितना रहा होगा, 9,37,500 रहा होगा। तो क्वेश्चन की एक ये तमन्ना थी ना कि मुझे वो बताओ अमाउंट ऑफ डेट, तो हम बोल देंगे इतना है, क्योंकि आपका 1,50,000 ब्याज है, जो 16% ऑफ डेट है, तो आखिर डेट कितना। अच्छा एक और क्वेश्चन की दूसरी तमन्ना क्या रही थी, ईपीएस, यूं निकाल देंगे, 2,50,000 का 50% कितना होता है, तो ये कितना आता है, कितना आता है फाइनल आंसर, इज दैट क्लियर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से पीछे सॉल्व दे रखा है। एक्चुअली बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फटाफट उसको सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं व्यवस्थित आपको इधर कॉपी में लिखवाऊंगा ना, तो हमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। अब आपके पार्ट पे आपको क्या करना है आपको मालूम है,
किताब उठाई, दनादन 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 सॉल्व करते गए, सॉल्व करने में दिक्कत आई तो सोल्यूशन देख लिया, या प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही तो एक बार एक झलक बस मुश्किल से 2 सेकंड सॉल्यूशन को देख लिया और फिर सोल्यूशन कर लिया, ठीक है। ओके, हमारे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पर। ओके, Combiflam Industries, a well-established firm in drugs, is considering the purchase of the 2 manufacturing companies. तो दोस्तों एक कंपनी कौन सी है? Combiflam, है ना। और Combiflam क्या कर रही है? 2 कंपनीज को खरीदना चाह रही। कौन कौन सी 2 कंपनीज है? एक कंपनी एक्स और दूसरा कंपनी मर्जर्स एक्विजिशन अमालगमेशन, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, ऐसा कुछ रहता है। तो ये कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाह रही। द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी 2 companies. Both companies have total assets of rupees 15 लाख, दोनों ही के पास 15 लाख रुपए की टोटल एसेट्स हैं। ये हमें दोनों कंपनीज का इनकम स्टेटमेंट दे रखा। तो दोनों ही कंपनी का रेवेन्यू कितना है? 30 लाख 30 लाख, मतलब दोनों कंपनी की एसेट्स भी 15 लाख और दोनों कंपनी का टर्नओवर भी सेम है, यानी दोनों कंपनी सेम सेम चल रही है। ओके, लेस कर रहे हैं उसमें से COGS, कॉस्ट ऑफ गुड। ओह वाओ, दोनों का जो COGS आ रहा है वो भी कितना है? 22,50,000। दोनों का सेलिंग एक्सपेंसेस भी 2 लाख, मतलब सेम पिच कर रही दोनों कंपनी एक दूसरे को। लेस एडमिन एक्सपेंसेस, लेकिन यहां पर फर्क आ गया। कंपनी एक्स का एडमिन 90 है तो उसका एडमिन कितना है? 150। डेप्री में फर्क आ गया, इसका डेप्री 120 तो उसका डेप्री 90। EBIT ऑल इन ऑल कंपनी एक्स का 3 लाख है और कंपनी वाई का 2,70,000। एक बार जरा वेरीफाई करो इन्होंने EBIT कैसे निकाला। इन्होंने रेवेन्यू लिया और ये सारी की सारी चीजें उसमें से माइनस कर दी है, ठीक है। ओके, अब आप मुझे थोड़ा सा ना एक्सपेंसेस का नेचर बताना। एडमिन एक्सपेंसेस का नेचर कैसा होता है? वेरिएबल या फिक्स? फिक्स ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का नेचर कैसा? फिक्स, कुछ नहीं बोलते तो बाय डिफॉल्ट फिक्स। सेलिंग एक्सपेंसेस का नेचर कैसा? वेरिएबल माना जाएगा क्योंकि उसका नाम ही क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेल होगा तो लगेगा, सेल नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ऐसा मानेंगे, राइट। वेरिएबल। COGS का नेचर कैसा? वेरिएबल। ओके, अब ध्यान देना यहां पर नीचे कॉस्ट ब्रेकअप्स, और इसके सामने कुछ लिखा है क्या? नहीं, अमाउंट नहीं लिखा, मतलब ये हेडिंग है, ठीक है। कॉस्ट ब्रेकअप्स, वेरिएबल कॉस्ट, आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं, सेमी कॉलन बनाया, मतलब ये क्या है? हेडिंग है। यानी हमें कॉस्ट का ब्रेकअप दे रहे, बाइफर्केशन दे रहे। वेरिएबल कॉस्ट COGS कितना लिखा है? 9 लाख और 18 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लिखा है? 1,50,000 और 1,50,000। अब मैं समझ में नहीं पा रहा हूं कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। हमारा कंपनी एक्स का COGS कितना है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर COGS कितना है? और वेरिएबल कॉस्ट सेमी कॉलन करके सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लिखा है? मतलब क्या मैं कुछ बोलूं या आप भी समझ रहे हो? ये समझ रहे हो आप कि ये जो 22,50,000 का COGS है ना भाई, उसमें से 9 लाख का वेरिएबल है और रिमेनिंग फिक्स है। सिमिलरली ये जो 2,40,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस है उसमें से 150 इज वेरिएबल, रिमेनिंग आर फिक्स। यानी क्या हम इन दोनों का नेचर प्योर प्योर वेरिएबल वेरिएबल लिख सकते हैं? ये वेरिएबल प्लस फिक्स है और ये वेरिएबल प्लस फिक्स है, जिसका कुछ एलिमेंट वेरिएबल है कुछ फिक्स है। सिमिलरली ये जो 2250 का COGS है इसके अंदर वेरिएबल कितना है? यानी रिमेनिंग 4,50,000 क्या होगा? सिमिलरली ये जो 2,40,000 का टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस है उसमें से 150 इज वेरिएबल एंड रिमेनिंग 90,000 इज फिक्स, ठीक है। प्रिपेयर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स फॉर, हाँ ये क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? वो जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, इनकम स्टेटमेंट को ही ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, प्रिपेयर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनीज assuming that sales increases by 20%। अरे और बाल बाल बचे आप, क्या आपको 30 लाख के सेल्स लेवल पर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना है या आप 20% बढ़ाकर बनाना है? बढ़ाकर बनाना है, यानी कितने? 36 लाख पर बढ़ाना है, बनाना है। द टोटल फिक्स कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन कैसा? अनचेंज। वैसे ये नहीं बोलते तो वे फिक्स तो फिक्स ही होता। एंड द वेरिएबल कॉस्ट आर अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्स। इसका मतलब समझते हो? लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है? सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम अनुपात में, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। वैसे ये नहीं बोलते तो, क्योंकि वेरिएबल है तो हम उसको वैरी करते ही, भाई सेल्स बढ़ा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब ये यहां पर इन्होंने टाइम पास किया है। ओके,
हमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना है। सेकंड पॉइंट क्या करना है हमें, वो तो यार किसी इंसान ने अगर यही बना लिया है तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो यूं निकाल लेगा। थर्ड पॉइंट, इफ कॉम्बी फ्लैम इंडस्ट्रीज विशेस टू बाय अ कंपनी विच हैज अ लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, तो आप बताइए कि बिजनेस रिस्क कौन सा लेवरेज रिफ्लेक्ट करता है। तो दो तरह के रिस्क होती है, एक होती है बिजनेस रिस्क और दूसरी होती है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा लेवरेज रिफ्लेक्ट करता है, फाइनेंशियल लेवरेज। सर फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि आप कहीं बैंकक्रप्ट ना हो जाओ, कंगाल ना हो जाओ। इंसान कंगाल कब होता है, बैंकक्रप्ट कब होता है, जब उसके सर पे लायबिलिटीज रहती है, उसने उधार ले रखा होता है, लोन ले रखा होता है, राइट। तो फाइनेंशियल लेवरेज आपने जितना ज्यादा ले रखा है ना, उतनी ज्यादा आपके ऊपर बैंकक्रप्सी की रिस्क है। आज यार मैं 10 लाख रुपए का बिजनेस लगा रहा हूं और मैं पूरे 10 लाख खुद के लगा रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा पैसा डूबेगा। कोई मुझे कंगाल रास्ते पे आवाज नहीं लगा सकता ये मेरा पैसा दे, नहीं। लेकिन मैं अगर 10 लाख रुपीज का बिजनेस लगा रहा हूं जिसमें मैंने मेरे खुद के सिर्फ 1 लाख लगा, 9 लाख रुपए मैंने बैंक से लगा दिए, तो मैं बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाऊंगा ना। बैंकक्रप्सी की डेफिनेशन क्या होती है, योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स, राइट। ओके, तो आप एक बात बताओ, फाइनेंशियल लेवरेज किस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, फाइनेंशियल रिस्क, जिसका सिंपल सा थंब रूल है, हायर द फाइनेंशियल लेवरेज हायर इज द फाइनेंशियल रिस्क। इसका प्लीज ये गलत मतलब मत निकालना कि फाइनेंशियल लेवरेज गंदी बात है। फाइनेंशियल लेवरेज अच्छी बात है, बट एक लिमिट तक, थोड़ा बहुत आपने फाइनेंशियल लेवरेज लिया वो फेवरेबल है तो बढ़िया, बट एक्सेसिव फाइनेंशियल लेवरेज ले लिया तो वो गलत बात है, राइट। उसी तरीके से जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, वो आपकी बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। बिजनेस रिस्क को क्यों रिफ्लेक्ट करता है, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कल को मेरा धंधा मंदा ना हो जाए, राइट। तो धंधा मंदा का मतलब क्या, कल को मेरा सेल्स डाउन ना हो जाए, राइट। तो सेल्स डाउन होने पर आपकी इनकम डाउन होती है ना, ऑपरेटिंग इनकम। तो इसलिए सेल्स और ऑपरेटिंग इनकम का कनेक्शन कौन बताता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज को कहते हैं दैट ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ कॉम्बी फ्लेम इंडस्ट्रीज विशेस टू बाय अ कंपनी विच हैज अ लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी सरल शब्दों में हमें वो कंपनी ढूंढनी इन दोनों में से जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो, जिसका डीओएल कम हो। तो अब भी जस्ट हमने डीओएल निकाला ही सेकंड पॉइंट में, दोनों काम नहीं का, दोनों में से जिसका कम होगा उसका नाम चिपका देंगे, राइट। विच कंपनी वुड बी परचेज बाय इट, ठीक है। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए सबसे पहले, अच्छा अब आप समझ गए सेकंड थर्ड पॉइंट तो हो ही जाएंगे अगर इनकम स्टेटमेंट बन गया तो। मैं तो कहता हूं इनकम स्टेटमेंट भी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं क्या आपको कंपनी एक्स के लिए बता दूं कैसे बनेगा, यस। तो इनकम स्टेटमेंट का आप ना सबसे पहले तो मुझे फॉर्मेट बताओ। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाता है, उसमें से क्या माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है। अच्छा, उससे नीचे जाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में नहीं, ओके। अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर एक तरह की है या ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। एक सीओजीएस के नाम पर भी वेरिएबल कॉस्ट है और दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अच्छा, फिक्स कॉस्ट यहाँ पर एक तरह की है, ज्यादा ज्यादा। कितने तरह की फिक्स कॉस्ट है, 4 तरह की, क्योंकि सीओजीएस के अंदर भी कुछ फिक्स है, सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी कुछ फिक्स है, एडमिन में भी फिक्स है और डिप्रिसिएशन में भी फिक्स है। इज दैट क्लियर, ओके। तो मुझे बताइए सेल्स कितना लिखेंगे, 36 लाख, ओके। सीओजीएस वेरिएबल कितना है, 9 लाख। पर ये 9 लाख तो कब है, तब जब सेल्स कितना है। अब हमारा तो सेल्स ही कितने परसेंट से बढ़ गया, तो हमारा ये भी तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो 20% से बढ़ेगी। नई वेरिएबल कॉस्ट आप मुझे बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, 10,80,000, ओके। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं वेरिएबल वाले, इसको कितने परसेंट से बढ़ा देंगे, कितने हो जाएंगे, ओके। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। तो आप मुझे बताइए कि कंट्रीब्यूशन आखिर कितना है, 23,40,000 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। चलो फिक्स कॉस्ट बताते जाओ। तो हमारा यूं तो सीओजीएस कितना है, जिसमें से वेरिएबल कितना, ओ एक मिनट मेरा ना आपसे एक डाउट है कि ये तो है हमारा सीओजीएस, हाँ। और हम एक काम करें, 10,80,000 माइनस कर दे और फिर बचे हुए को फिक्स कॉस्ट बोल देते हैं ना अब, नहीं, राइट। क्योंकि जो 22,50,000 का आपका टोटल सीओजीएस है वो इस लेवल पर है। इज दैट क्लियर। तो इसी लेवल की वेरिएबल माइनस करनी पड़ेगी, किसी और लेवल की वेरिएबल यहां पर माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा। तो यही वाला वेरिएबल माइनस करेंगे तो फिक्स निकल जाएगा, और वो फिक्स आपके उस लेवल ऑफ सेल्स पर भी
फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो आप 2250 में से इसको माइनस करें, कितना आता है, 13,50,000 फिक्स है और फिक्स रहेगा। ओके, उसी तरीके से 240 में से 150 माइनस करेंगे, कितना आता है, 90,000। और बाकी दो और अमाउंट बोल दो कितना है, तो EBIT बोल दो यार इसी बात पे। और एक बात बताओ, इंसान मानेगा क्या, एक बार इनकम स्टेटमेंट बन गया फिर, हाँ DOL निकाल लो क्या, और फिर कमेंट कर दोगे कि किसका DOL कम है। DOL कैसे निकालोगे, 2340 डिवाइडेड बाय 690। इज दैट क्लियर? ओके। क्या आप, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या आप अपने जनरल नॉलेज से बता सकते हो कि कंपनी एक्स और वाई दोनों में से किसका DOL कम आएगा? तो जनरली किसका DOL कम आता है और किसका DOL ज्यादा आता है? जिसकी फिक्स कॉस्ट कम हो उसका DOL भी कम आएगा, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो उसका DOL भी ज्यादा आता है। अब आप बताओ कि जो वेरिएबल कॉस्ट हमें यहां पर दे रखी है, किसकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा है? कंपनी वाई की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि इसकी फिक्स कॉस्ट कम है, यानी कि इसका ऑपरेटिंग लेवरेज कम आने वाला है। और वो तो खैर आप कैलकुलेट करोगे तो कम आ ही जाएगा, मतलब कंपनी वाई यहां पर हम सजेशन में दे देंगे, ठीक है। चलिए ओके, इससे पहले कि दोस्तों हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करें, छोटा सा मुझे आपको यहां पर और कॉन्सेप्ट समझाना है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंसिंग प्लान्स। अब जब मैं बातें ही फाइनेंसिंग प्लान्स की कर रहा हूं, मतलब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लेवरेज, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल लेवरेज, राइट। क्या फाइनेंशियल लेवरेज करने का एक तरीका होता है, दो तरीके होते हैं? दो तरीके, या तो आप डेट रेज करके फाइनेंशियल लेवरेज कर लो, या फिर प्रेफरेंस रेस करके फाइनेंशियल लेवरेज कर लो। मैं तो बड़ी बात कहता हूं कि मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं फाइनेंशियल लेवरेज ही ना करूं, मतलब मैं 100% पैसा किससे रेस करूं, इक्विटी से रेस करूं, राइट। अब आप अपने जनरल नॉलेज से बताना कि क्या हर सिचुएशन में फाइनेंशियल लेवरेज करना जरूरी है? चाहे जो हो जाए सिचुएशन, फाइनेंशियल लेवरेज तो करके रहेंगे, या वो सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल लेवरेज फायदे का सौदा है या नहीं है? सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, राइट। यहां पर हेडिंग क्या लिखा हुआ है, टॉपिक का हेडिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंसिंग प्लान्स। इसका मतलब है कि टेबल पर प्रपोजल्स होंगे हमारे पास। सपोज करो कि हमें एक प्रोजेक्ट लगाना है जिसमें हमें 100 करोड़ की जरूरत है। अब जो बिजनेसमैन है वो क्या सोचेगा, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, अच्छा जिसकी 100 करोड़ की सोच है, मतलब उसके पास उतना पैसा भी होगा ही सही, तो उसके पास ऑप्शंस है। एक तो उसके पास ये प्रपोजल है, एक काम कर सारा पैसा अपन ही लगाते हैं, इक्विटी हम पूरा 100 करोड़ अपन ही लगाते हैं। दूसरा वो प्रपोजल सोच रहा है कि एक काम करते हैं, 20 करोड़ मैं मेरे खुद के लगाता हूँ और पूरे 80 करोड़ की, रिमेनिंग 80 करोड़ की फाइनेंसिंग कर लेता हूँ। तीसरा वो प्रपोजल सोच रहा है यार 50-50 कर लेते हैं, यानी 50 करोड़ में इक्विटी से लगा दूंगा और 50 करोड़ कहां से लेकर आ जाऊंगा, डेट से या प्रेफरेंस से, कुछ भी, है ना। इस बंदे ने क्या करा, इस बिजनेसमैन ने अपने फाइनेंस मैनेजर को बुलाया। सपोज करो तुम ही फाइनेंस मैनेजर हो, मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, है ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, राइट, मैं चौथी फेल हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे प्रोजेक्ट लगाना है 100 करोड़ का, मैं तुमसे बोलूंगा दोस्त 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, तुम बोलोगे ठीक है। मैंने कहा यार तीन बातें चल रही मेरे दिमाग में, या तो 100 करोड़ पूरा मैं लगा दूं, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा 20 मैं लगा दूं, 80 का लोन ले लूं, और तीसरा है कि 50-50 कर लूं, मतलब 50 में मेरे लगा दूं और 50 में डेट के लूं। मैंने कहा दोस्त बताओ तो सही, मतलब कौन सा प्रपोजल, फिर कौन सा मुझे फाइनेंसिंग प्लान ऑप्ट करना चाहिए? तो तुम क्या कहोगे, तुम बोलोगे सर जिसमें अपना ज्यादा फायदा हो, जिसमें अपना, जिस फाइनेंसिंग प्लान में अपना फायदा ज्यादा हो, राइट। तो इसलिए यहां पर जो फाइनेंसिंग प्लान्स आपको सिलेक्ट करने हैं, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करने हैं, उसके दो रास्ते होते हैं, दो तरीके से वो सिलेक्ट हो सकता है। एक तो रास्ता कौन सा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा रास्ता कौन सा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। 2 मिनट के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को छोड़ें, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी आप क्या बोलोगे, सर कोई बात नहीं, एक काम करते ना, आपका ये नया प्रोजेक्ट लगने वाला है, नया प्रोजेक्ट लगेगा तो EBIT भी जनरेट होगा, है ना, और EBIT जनरेट होगा तो इंटरेस्ट भी आएगा, टैक्स भी आएगा, EAT भी आएगा, EAS भी आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी आएंगे, EPS भी आएगा। कैसे तुम मुझे सिलेक्ट करके बता दोगे सर ये प्लान ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, राइट।
तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप एक इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो अंडर 3 सिचुएशंस। सिचुएशन 1 100% फंडिंग बाय इक्विटी, सिचुएशन 2 20/80, सिचुएशन 3 50/50, राइट। और उसमें ईबीआईटी ले लोगे, सबसे पहला नंबर क्या ले लोगे, ईबीआईटी, है ना। एक बात बताना अपने जनरल नॉलेज से कि मैं फंडिंग इक्विटी से करूं या इक्विटी प्लस डेट के कॉम्बिनेशन से करूं, क्या ईबीआईटी को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि ये सारी कहानी, ये सारा खेल तो ईबीआईटी के नीचे होता है कि फिर इंटरेस्ट क्या है और प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है और नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, राइट। तो आपका ईबीआईटी तीनों प्लान में, तीनों सिचुएशन में सेम रहने वाला। उसके नीचे आप इंटरेस्ट जहां है माइनस कर दोगे और इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लोगे, राइट। क्या नंबर देखकर बोल दोगे सर ये वाला प्लान हमें ऑप्ट करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां पर मैंने क्या स्कीम लिखी हुई है, कंपेयर व्हाट, you are going to compare EPS under all the financing plans। जितने भी फाइनेंसिंग प्लान है आपके सामने, आप क्या करोगे, उसमें क्या कंपेयर करोगे, ईपीएस की सिचुएशन 1 में हमारा अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, सिचुएशन 2 में अर्निंग पर शेयर कितना, और सिचुएशन 3 में अर्निंग पर शेयर कितना है, राइट। और कौन सा सिलेक्ट करने की सलाह दोगे, जिसमें सबसे ज्यादा ईपीएस, ठीक है, ओके, है ना। ये हो गया कौन सा वाला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हमने एडवाइस दे दी कि आप तो ये वाला फाइनेंसिंग प्लान करो, ठीक है। दूसरा पता है तरीका हमारे पास क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या है, मैंने आपको इंट्रो के लेक्चर में ही बता दिया था कि प्रॉफिट अलग चीज है और वेल्थ अलग चीज है। वेल्थ यानी आपकी मार्केट वैल्यूएशन कितना है। जैसे कि अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, वो है तो लॉस मेकिंग, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू तो है ना। उसी तरीके से पेटीएम हुआ, लॉस मेकिंग है, पॉलिसी बाजार नाम सुना होगा, लॉस मेकिंग है, लेकिन वैल्यू तो है उनकी मार्केट में, राइट। तो वैल्यू मार्केट में कैसे होती है, मार्केट प्राइस के हिसाब से होती है, राइट। तो यहां पर आप क्या करोगे, तीनों ऑल्टरनेटिव में मार्केट प्राइस को कंपेयर करोगे कि अगर मैं प्लान 1 के हिसाब से जाऊं तो मेरे शेयर का बाजार में भाव क्या रहेगा, अगर मैं प्लान 2 के हिसाब से जाऊं तो मेरे शेयर का बाजार में भाव क्या रहेगा, और मैं प्लान 3 के हिसाब से जाऊं तो मेरे शेयर का बाजार में भाव क्या रहेगा। और मैं तो वो प्लान सेलेक्ट करूंगा जिस प्लान मेरे शेयर का बाजार में भाव सबसे ज्यादा रहेगा, राइट। देखो ना, इंग्लिश में यही तो लिखा है, कंपेयर मार्केट प्राइस, दैट इज मार्केट प्राइस एंड सिलेक्ट वन हैविंग हायर मार्केट प्राइस पर शेयर। इज दैट क्लियर, ओके। अब तुम मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हो, सर ईपीएस तक तो निकालना आता है, मार्केट प्राइस आखिर मैं कैसे निकालूंगा, राइट। तो वो तुम्हें सिखाने के लिए मुझे एक रेशो तुम्हें समझाना पड़ेगा, एंड दैट रेशो इज पीई रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो। क्या इसके पहले वाली जिंदगी में तुमने कभी सुना है इस रेशो के बारे में, पीई रेशो सुना हुआ है, ओके। तो एक बार मैं समझा देता हूं कि पीई रेशो आखिर क्या होता है ना, एक मिनट प्लीज। पी वी बोल रहा हूं या पी ई बोल रहा हूं, ई, पीवी इज अ डिफरेंट थिंग। पीवी तो मुझे मालूम है कि तुमको मालूम है, पीवी रेशियो है कंट्री अपॉन सेल्स, एंड दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। उसका इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, मतलब ये दूर दूर तक भी इनकी रिश्तेदारी नहीं। चलिए, पीई रेशियो, पीई रेशियो का दोस्तों फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई रेशियो का फुल फॉर्म क्या बोल दिया मैंने, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। मतलब जो नाम है ना, उसी में ही तो फॉर्मूला छुपा हुआ है, प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब मार्केट प्राइस आखिर कितना और अर्निंग्स आखिर कितना, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं ना, यहां पर एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इन्फोसिस नाम की कंपनी सुनी हुई है, ओके। क्या इन्फोसिस का कुछ ईपीएस होगा कमाती है इन्फोसिस तो, राइट। और इन्फोसिस का कुछ मार्केट प्राइस होगा जो शेयर बाजार में चल रहा होगा, यस। अपन इसके लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पीई रेशो। एक बार पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर समझ रहे हैं कि ये रेशो क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना। तो पीई रेशो का दोस्तों फॉर्मूला होता है पीई रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग्स, मतलब वही प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो हो गया। चलो, मुझे इन्फोसिस का मार्केट प्राइस बोलो कितना है, इन्फोसिस का अर्निंग्स बोलो कितना है, यानी कितना आता है ये रेशो, को टाइम्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइम्स। एक जनरल नॉलेज वाली बात बोलूं, जब न्यूमरेटर भारी होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर टाइम्स में निकलता है, और जब जनरली न्यूमरेटर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर उसका भारी भरकम रहता है तो आंसर पर, ऐसा जनरली है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है। हाँ, तो अभी पी की रेशो कितना टाइम्स आ गया, 25 टाइम्स, है ना। सपोज करो कि तुम्हारे पास ना वॉलेट में कुछ रुपए रखे हैं,
2-5 हज़ार रुपए रखे हुए, है ना। और तुमको किसी ने सीए फाउंडेशन में ही समझा दिया था, बॉस देयर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो 5,000 आपके वॉलेट में रखे हुए ना, ये 1 साल बाद भी 5,000 ही रहेंगे और 2 साल बाद भी 5,000, लेकिन इनकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी क्योंकि चीजें महंगी होती जाएगी, राइट। सो टू कैच अप विद दी परचेजिंग पावर आपको किधर तो भी ये पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि किधर भी आप पैसा लगाओगे तो फिर वो पैसा आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। उसने तुमको ये भी बात बोला कि शेयर मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू पार्क योर मनी। तुमने कहा अब शेयर मार्केट तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन इन्फोसिस एक ऐसा नाम है जो ब्रांडेड कंपनी है। मतलब ऐसा हो जाएगा क्या कि इन्फोसिस बैंकरप्ट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं। इन्फोसिस के जो मैनेजमेंट है, नंदन निलेकानी जी, नारायण मूर्ति जी, जिन्होंने इस कंपनी को स्थापित किया, अभी तो वो नहीं है, बट उनकी जो आगे वाली टीम होगी, अगली पीढ़ी भी उन्हीं से ही सारी शिक्षा ली होगी। तो इन्फोसिस बेईमानी कर लेगी? इन्फोसिस नकली कंपनी है, असली कंपनी है? असली कंपनी, नामी गिरामी कंपनी है। तो तुम्हारा पैसा ऐसे डूब ही जाएगा, या लगता है कि रिटर्न तो मिलेगा? रिटर्न तो तुमने सोचा अब इन्फोसिस का शेयर खरीदूंगा, है ना। मैंने तुम्हारे ब्रोकर को कॉल करा और पूछा कि इन्फोसिस का एक शेयर कितने में मिलता है। उसने बोला इन्फोसिस के शेयर का भाव कितना चल रहा है? 1250। अपने वॉलेट में है 5,000 रुपए, 4 शेयर आ जाएंगे। ओके, पर अपन तो अभी एक शेयर की बात कर रहे हैं। कितने रुपीस का आ रहा है शेयर? 125 से। आपने 500 के 2 नोट लिए, 200 रुपए का एक नोट लिया और 50 रुपीज का एक नोट लिया, हो गया अपने पास 1250। ये लेकर हम ब्रोकर के पास गए, लिफाफे में रखे हमने ये 1250 रुपए, व्हाइट कलर का लिफाफा, और ले जाकर हमने ब्रोकर को कहा कि ब्रोकर भाई, इन्फोसिस का ना एक शेयर खरीदना है, 1250 रुपीज लेकर आया हूं। ब्रोकर को आपने 1250 दे दिए, पर जैसे ही आपने रुपए दिए तो आपने कहा 1 मिनट, ये तो मैंने तो रुपए दे दिए। ऐसा करके तुम कंपनी के मालिक बन गए क्या? जाकर इन्फोसिस के मैनेजमेंट की सीईओ की चेयर पे बैठ जाओगे? नहीं। इन्फोसिस के एक शेयर होल्डर रहोगे। यस। बीइंग अ शेयर होल्डर तुम्हें ये अधिकार होगा कि जो कंपनी कमाएगी वो अब तुम्हारी हो जाएगी। कमाई, कंपनी की कमाई कितनी है? अर्निंग्स पर शेयर 50 रुपीज। यानी एक तरीके से क्या मैं कह सकता हूं कि जो आज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कंपनी ने कहा तुम मुझे 1250 रुपए दो, है ना, मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगी? 50 रुपए की कमाई दूंगी। 1 साल दूंगी या हर साल देती चली जाऊंगी? हर साल देती चली जाऊंगी, है ना। ऐसा ही है ना, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम आज मुझे रुपए दो, मैं तुम्हें हर साल रिटर्न लाकर दूंगी, राइट। हर साल रिटर्न कितने रुपए मिल रहा है? 50 रुपीज मिल रहा है। लेकिन इस 50 रुपए के रिटर्न को पाने के लिए तुम्हें आज 10-20 रुपए देने पड़ रहे हैं। 50 रुपीज की अर्निंग्स को पाने के लिए हर साल, आगे हर साल 50 रुपीज की अर्निंग्स को पाने के लिए तुम्हें क्या आज 10-20 रुपए देने पड़ रहे हैं या ज्यादा देने पड़ रहे हैं? 50 रुपए देने पड़ रहे हैं या ज्यादा देने पड़ रहे हैं? 50 रुपए में मिलता हूं ना तो मैं कहता हूं आज ही खरीद लो, 50 रुपए ये दिए, अगले साल आ गया ईपीएस 50 रुपए, फ्री अपना पैसा, फिर आगे कमाई कमाई। पर ऐसा होगा क्या? इन्फोसिस की 50 रुपीज कमाई देने वाला शेयर तुम्हें सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा क्या? इन्फोसिस का शेयर 60-70 रुपए में मिल जाएगा? 100 रुपए में मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि मैं तो कहता हूं 100 रुपए देकर अगर 50 रुपए की इनकम हो रही है तो क्या बुरी है? हाँ, 100 रुपीज में इन्फोसिस का शेयर मिल रहा है, ले लो, कितनी इनकम आ जाएगी पहले ही साल, 50 रुपए, फिर से कितनी इनकम आ जाए, पैसा फ्री। नहीं, तो क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा रुपया देना पड़ता है ना। तो ये जो पीई रेशियो है वो मालूम है तुमको क्या बताता है? वो बताता है कि जो आप इनकम पाने वाले हो, कितनी इनकम हम पाने वाले, कितनी अर्निंग्स पाने वाले, 50, उसका कितना गुना तुम्हें आज कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितना गुना तुम्हें आज दाम देना पड़ेगा। तो इन्फोसिस के केस में जो भी कमाई पानी उसका कितना गुना दाम देना पड़ रहा है? 25 टाइम्स, और हमेशा कुछ गुना ही देना पड़ेगा। यस। अब अपने जनरल नॉलेज से बताओ कि जितनी ज्यादा ब्रांडेड कंपनी होगी, जितनी सेफ कंपनी होगी, उतना कम गुना पैसा देना पड़ेगा या उसकी कमाई पाने के लिए और ज्यादा गुना पैसा देना पड़ेगा? ज्यादा गुना, राइट। तो सपोज करो कि इन्फोसिस की कमाई का हमें 25 गुना देना पड़ रहा है, तो मान लो कि एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी, उसका नाम ही क्या, मतलब उनके बोर्ड ये टंगा हुआ है, नाम ही उन्होंने क्या रख दिया कंपनी का, रजिस्टर्ड करवा लिया लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी। अगर उनकी मार्केट प्राइस है 250 रुपीज और उनका अर्निंग कितना है 10, तो इनका भी पीई रेशियो कितना आ जाएगा? 25 टाइम्स। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि फिर तुम क्या पसंद करोगे, इन्फोसिस में 25 गुना पैसा देना या लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी में 25 गुना देना?
इन्फोसिस भाई, जब तुम भी मुझे 1 रुपए की जब कमाई दोगे, देखो 50 रुपीज की कमाई के लिए 1250 लग रहे हैं, यानी 1 रुपी की अर्निंग के लिए 50 रुपी 25 रुपीज लग रहे हैं। 1 रुपी की अर्निंग के लिए कितने लग रहे हैं? 25 रुपीज। तो 1 रुपए की कमाई इन्फोसिस देने को तैयार है मुझे, पर उसके लिए आज कितने रुपए मांग रहे हैं? 25 रुपीज, है ना। 25 टाइम्स का मतलब होता है 1 रुपए की कमाई के लिए 25 गुना मांग रहा है। तो इन्फोसिस कहता है मैं 1 रुपए की कमाई दूंगा, पर तुम्हें आज कितने देने पड़ेंगे? 25 रुपए। लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी भी अकड़ कर क्या कहती, मैं भी 1 रुपए की कमाई दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे कितने देने पड़ेंगे? 25 रुपए। हम क्या बोलेंगे? 25 रुपए हम फिर किसको देंगे? कम से कम विश्वास तो है, तुम्हारे तो नाम में ही क्या है? लोकल, राइट। तो जनरली जो ब्रांडेड कंपनीज होंगी उनके पीई रेशियोज ज्यादा होंगे, और जो लोकल लोकल कंपनीज होंगी उनके पीई रेशियोज कम होंगे। का मतलब है कि उनकी मार्केट प्राइस थोड़ी सी कम होगी तो उनका पीई रेशियो थोड़ा कम बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो पीई रेशियो का फॉर्मूला समझा क्या? यस ये मैंने यहां पर सारी चीजें लिखी हुई है कि अ कंपनी हैविंग हायर गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन विल हैव हायर पी रेशियो। ऑब्वियसली यार, ब्रांड का पैसा लगता है ना, जैसे अपन लोकल जीन्स खरीदो और ब्रांडेड जीन्स खरीदो तो ब्रांडेड जीन्स में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ऐसी कंपनी जिनकी गुडविल ज्यादा अच्छी होगी, ब्रांड नेम अच्छा होगा, उनका पीई रेशियो ज्यादा होगा, मतलब उनकी अर्निंग का ज्यादा गुना हमें प्राइस देना पड़ेगा उनका शेयर खरीदना है तो, राइट। वो कंपनी जिनमें रिस्क कम होंगी, जिनमें हम सेफ फील करेंगे, उनके लिए ज्यादा प्राइस भी देने को तैयार हो जाएंगे। कम से कम सेफ्टी तो है यार, थोड़ा ज्यादा ले लो आप पैसे, राइट। ओके, वो कंपनी जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी खासी होने वाली, उसके लिए हम आज अच्छी प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका पीई रेशियो ज्यादा आएगा, राइट। ओके, तो अगर दोस्तों मैं यहां पर आपसे ये बात कर रहा था, अगर आप ईपीएस तक तो पहुंच ही जाते हो ना आप, पर यहां पर आपको निकालना क्या है? तो इन दोनों के बीच में एक कड़ी है, क्या है वो? पीई रेशियो। अगर ईपीएस तो आप निकाल ही लेते हो, अगर क्वेश्चन आपको क्या दे दे? पीई रेशियो, तो आप इजीली क्या निकाल लोगे? मार्केट प्राइस। आप मुझे पीई रेशियो का फॉर्मूला बताइए क्या है। तो अगर हमें मार्केट प्राइस पता करनी तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, ये तो हम निकाल ही लेते हैं, ये क्वेश्चन हमें दे देगा तो हम क्या निकाल लेंगे? अंडर ईच ऑफ द फाइनेंसिंग प्लान्स मार्केट प्राइस निकल जाएगी, और हम उस फाइनेंसिंग प्लान को ऑप्ट कर लेंगे जिसमें मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा हो, क्योंकि हम क्या चाहेंगे? जितना ज्यादा शेयर का भाव मेरा, देखो ना कौन से प्लान में मेरा शेयर का भाव सबसे ज्यादा बनेगा, मैं वो वाला फाइनेंसिंग प्लान ऑप्ट करूंगा, ताकि मेरा क्या हो? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इज दैट क्लियर? ओके, तो सिंपल सा इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम कहां तक आते हैं? ईपीएस तक। अगर उस ईपीएस को किससे मल्टीप्लाई कर दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? ओके सर, पी रेशियो कैसे निकालते हैं? तो अभी के लिए वो आपका मुद्दा नहीं है, पी रेशियो निकालना तो आपके सीए फाइनल का मुद्दा है। पी रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपके लेवल पे पी रेशियो आपको गिवन होगा, आपने तो बस वो अप्लाई करना है और क्या निकाल लेना है? मार्केट प्राइस, ठीक है। ओके, अब एक बहुत खास बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और वो है किससे रिलेटेड? क्वेश्चन नोट से रिलेटेड, है ना। तो अभी के लिए अपन इस क्वेश्चन नोट को स्किप करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप मुझे याद दिलाना ना, मैं ये क्वेश्चन नोट बता दूंगा, नहीं तो यहाँ पे एग्जाम में गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आते हैं हम सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स पर। क्या सीखे आप मुझसे सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स पर? एक प्लान होगा, एक से ज्यादा प्लान होंगे, एक से ज्यादा प्लान होंगे, उन दोनों के बीच में हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के दो तरीके, कौन कौन से दो तरीके? या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या नंबर कंपेयर करके हम हमारा डिसीजन दे देंगे? ईपीएस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या कंपेयर कर लेंगे, और जिसकी मार्केट प्राइस ज्यादा होगी वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है सर। तो फिर एग्जाम में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से करना है कि वेल्थ? तो सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने पी रेशियो दे रखा है तो उनके इरादे बिल्कुल साफ है कि हमें कहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो? वेल्थ मैक्सिमाइज। और मान लो उन्होंने पी रेशियो दिया ही नहीं है, तो कर क्या लोगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आंसर दे देना है, ठीक है। तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्कीम क्या होगी? आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ईपीएस तक जाना पड़ेगा। और अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व करना है तो उस ईपीएस को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा किसमें? मार्केट प्राइस। यानी अल्टीमेटली सारी कृपा कहां पर अटकी हुई है? इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। ओके, अच्छा, इनकम स्टेटमेंट एक सिंगल कॉलम बनेगा या दो कॉलम तो मिनिमम बनेंगे? क्योंकि आपको तो कंपैरिजन करना है कि ये वाले फाइनेंसिंग प्लान में जाऊं या फिर वो वाले फाइनेंसिंग प्लान में जाऊं, राइट। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 and 2 एंड फाइनेंशियल प्लान
अरे बाप रे, इनकी इच्छाएं बहुत बढ़ नहीं गई है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 4000 यूनिट, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल होता है वो कितना परसेंट है? फर्क समझते हो क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में और एक्चुअल में? जिस क्लासरूम में आप बैठे हो इसकी जो टोटल कैपेसिटी वो क्या है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और जितने असली में बच्चे बैठे हैं वो क्या है? एक्चुअल है, राइट? तो कितना परसेंट है इनका? 75%, मतलब कितनी यूनिट्स? 3000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, यानी वक्त आने पर कंट्रीब्यूशन निकलता है। फिक्स कॉस्ट अंडर सिचुएशन 1 कितने रुपीस है, और अंडर सिचुएशन 2 कितनी? ओ, मतलब इनके फिक्स कॉस्ट भी एक है या दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट है? दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान ए है कि हम इक्विटी से 10,000 रेस कर लेंगे और डेट से 10,000, तो टोटल कितने रुपए हमारे लग जाएंगे? फाइनेंशियल प्लान बी है कि अपन एक काम करो, अपने ज्यादा लगाओ, डेट से कम लो, तो कितने लग जाएंगे? 20,000। इस क्वेश्चन में करना क्या है अब वो बताओ, कैलकुलेट दी, है ना, यानी तीन आंसर्स आएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड 2। ओ, क्योंकि सिचुएशन 1 में फिक्स कॉस्ट अलग है और सिचुएशन 2 में फिक्स कॉस्ट अलग है, तो DOL दो अलग अलग आएंगे। यस, और फाइनेंशियल प्लान ए और बी में भी जाना है। यानी आप, क्या आप एक बात समझ रहे हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फॉर्मेट तो वही होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT माइनस आई EBT। टैक्स दे रखा है क्या? नहीं दिया है ना, ठीक है, तो यहां तक ही जाना है। हाँ, क्या फिक्स कॉस्ट एक दे रखी है या दो फिक्स कॉस्ट है? दो फिक्स कॉस्ट है ना, क्योंकि दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट है, तो EBIT एक आएगा या दो अलग अलग EBIT आएंगे? दो अलग अलग EBIT, है ना। अच्छा, क्या ऐसा करेंगे कि सिचुएशन 1 से फाइनेंशियल प्लान ए कनेक्ट कर देंगे और 2 से बी कनेक्ट कर देंगे, या सिचुएशन 1 में भी दोनों फाइनेंशियल प्लान लगा सकते हैं? भाई सिचुएशन 1 है, मैं तो इस पे जा रहा हूं, पर प्लान मेरे पास ये भी अवेलेबल है और ये भी है। नहीं, एक सेकंड सिचुएशन भी है और उसमें भी आप ये भी कर सकते हो और ये भी, मतलब कुल कितने कॉलम्स बनेंगे इनकम स्टेटमेंट में? 4 कॉलम बनेंगे। एक आएगा सिचुएशन 1 फाइनेंशियल प्लान ए फाइनेंशियल प्लान बी, हाँ ये हो गए 2 कॉलम। एक आएगा सिचुएशन 2 फाइनेंशियल प्लान ए फाइनेंशियल प्लान बी। क्या बोलते हो, राइट? पर हाँ, कुल मिलाकर बनेगा तो इनकम स्टेटमेंट है ना। ओके, तो ऐसा जरूर हम आइडिया लगा सकते हैं कि EBIT तक हम 2 ही कॉलम बनाएंगे और EBIT के टुकड़े कर देंगे। बस यही मैं आपको बोलने वाला था कि हम यहाँ पर EBIT तक 2 ही कॉलम बनाएंगे और उसके नीचे 2 का 4 कर देंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन लिख कर लेना चाहिए, क्या बोलते हैं? लिख कर लेते हैं, ठीक है। पर इसमें ना सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान तो आया ही नहीं, क्या बोलते हो दोस्त? है ना, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान तो आया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अपन इतना बनाते हैं। मैं उसी क्वेश्चन के अंदर आपको सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान सिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो आते हैं अपनी सॉल्यूशंस कॉपी के अंदर और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इनकम स्टेटमेंट। हाँ, बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा हमें, है ना, किसी को भी शक नहीं हो। तो यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा सिचुएशन 1 और यहाँ पर आ जाएगी सिचुएशन 2, ठीक है। और अब क्या लिखेंगे सबसे पहले? सेल्स। अच्छा, यूनिट भी दे रखी क्या उन्होंने? तो आप चाहो तो पहले यूनिट भी लिख सकते हो। लिख दिया क्या आपने सेल्स? नहीं तो यूनिट्स लिख दो। हाँ जी, यूनिट्स कितनी लिखेंगे ये बताइए? 4,000 का, उसी तरीके से यहाँ पर भी वही होगा, है ना। तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? जो सेल्स आएगा वो एट द रेट ऑफ कितने रुपीस है? 30 रुपीज। तो फिर क्या कहते हो, कितना आ जाएगा सेल्स?
90,000। अब हम इस सेल्स में से क्या माइनस कर लेंगे? एट द रेट ऑफ, तो ये कितना आता है? राइटिंग अच्छी है ना, तो मतलब मैं बाकियों की जैसा नहीं हूँ। तो ये कितना आता है? 45,000 आ जाता है हमारा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। चलो, इस कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करने की प्लानिंग बन रही है? फिक्स कॉस्ट। अब एक मिनट है ना, अब समझदारी दिखाना। फिक्स कॉस्ट पहले कितनी लिखेंगे और बाद में कितनी लिखेंगे? पर अब देखना है ना, समझदारी आप देखना यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी, यहाँ पर भी लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसा, और यहाँ पर आपको अब लिखना पड़ेगा फाइनेंसिंग प्लान। और एक मिनट, ये लाइन यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंसिंग प्लान ए बी, यहाँ पर भी आ जाएगा फाइनेंसिंग प्लान ए बी। अच्छा एक बात बताओ, चाहे फाइनेंसिंग प्लान ए हो चाहे बी हो, जो ई बी आई टी आएगा वो तो सेम आएगा। यहाँ पर भी 30,000 और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 25,000 और यहाँ पर भी 25,000, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से ई बी आई टी बदल रहा है, बाकी फाइनेंसिंग प्लान के हिसाब से तो वो सेम ही रहेगा। हाँ, इसके आगे की कहानी क्या होगी ये बताइए। इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डेट। अब इसमें फ़र्क पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि इधर हमने डेट लिया है 10,000 का 20% 2,000, और उधर आएगा 1,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000 का इंटरेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ये देख लेना यार, मैंने सही लिख रहा हूँ ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, बाकी सही लिख रहा हूँ, देख लो। हाँ, अब आप बताइए कि अब क्या इसके आगे ईबीटी आ जाएगा। ओके, कितना आता है? एंड ओके, हियर एंड ओके। अब ईबीटी में से क्या माइनस कर सकते हैं? टैक्स। लेकिन क्या इन जालिमों ने हमें टैक्स दे रखा है? नहीं दिया, तो बस हमारा यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ओके, अब एक काम करना, क्योंकि आपकी मेरी बात हुई थी कि हम इसके आगे भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो आप यहाँ पर रफली 8 एक लाइंस की जगह छोड़ना। हाँ मतलब 8 लाइन छोड़ दो टू बी ऑन सेफ साइड, है ना। अब इनसे पूछ लो भाई, क्या चाह रहे थे आप लोग हमसे? क्या चाह क्या रहे थे भैया? डॉल डी एफ एल डी सी एल चाह रहे थे, यूं निकाल देंगे डॉल डी एफ एल डी सी एल में लगता क्या है अपना? तो डी ओ एल यानी कॉन्ट्री अपॉन ई बी आई टी, डी ओ एल यानी कि कॉन्ट्री अपॉन ई बी आई टी, डी एफ एल यानी क्या? ई बी आई टी अपॉन, और डी सी एल यानी क्या? क्या बोलते हो, है ना। तो अपन एक काम कर रहे हैं, इसको अब एग्जाम में कैसे कंप्लीट करना पहले वो बता देता हूँ। इतना आसान है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉल, यहाँ पे लिख देना है फॉर्मूला कॉन्ट्री अपॉन 45 अपॉन कितना आ जाएगा आंसर? 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 1.8 आ रहा होगा यहाँ पर। 1.8 इधर भी आ जाएगा 1.8, ठीक है। फिर क्या निकालना है? डीएफ, डीएफएल का फॉर्मूला बोलो। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा 1.03 और कुछ, है ना, ऐसे लिखते जाता हूँ मैं कुछ भी। और यहाँ पर भी आ जाएगा 25/23 करके, और यहाँ पर भी आ जाएगा 25/24, निकल जाएगा। फिर क्या निकालना है? डीसीएल, डीसीएल भी निकल जाएगा। कैसे? कॉन्ट्री उठाना, ईबीटी ये वाला ले लेना, आंसर लिख देना, कॉन्ट्री उठाना ईबीटी ये वाला लिख देना। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा एग्जाम का प्रेजेंटेशन, और ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया, है ना। ये सेम प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस कॉपी के अंदर दे रखा होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये रहा, देखो, ये देखो, इस क्वेश्चन में यहीं से ही अलग कर दिया, सिचुएशन 1 फाइनेंशियल प्लान, ये थोड़ा डुप्लीकेशन हो गया यहाँ पर, है ना। और हमने जो करा वो स्मार्ट तरीके से करा। ये देखो ईबीआईटी ईबीआईटी तक यूं भी सेम है, ठीक है।
दोनों तरीके वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आ गए सारे उनके आंसर्स और ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर अब क्या सिखा रहा हूँ, हाउ टू सिलेक्ट दी फाइनेंसिंग प्लान, वेदर ए प्लान इज बेटर और बी प्लान इज बेटर, राइट। उसके लिए ना आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये मुझसे पूछना पड़ेगा कि सर आपका डिसीजन क्राइटेरिया आखिर क्या। मैं बोलता हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है सर अभी क्या कर लेते हैं, ईपीएस निकाल लेते हैं, जिसका भी ईपीएस ज्यादा होगा वो फाइनेंसिंग प्लान हम चूज करेंगे, राइट। तो अब इसके आगे का आप करो मत, मैं सिर्फ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, है ना। आप मत लिखना, है ना। तो मैं इसमें से क्या माइनस करवा दूंगा, चलो तो मुझे करवाते जाओ ना यार। 28,000 का 30% कितना होता है, तो माइनस करके कितना आता है 19,600। इसे मैं क्या नाम दूं, और सपोज मेरी जिंदगी में कोई प्रेफरेंस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा। चलो इसके आगे बताते जाना जरा। हम्म, फिर ठीक है, हाँ। तो अब मुझे बताओ कि फाइनेंसिंग प्लान ए, मतलब मैं सिचुएशन वन के अंदर हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ सिचुएशन वन के अंदर फाइनेंसिंग प्लान ए बेटर है या बी बेटर है, बी बेटर, राइट। और ये जो है सिचुएशन टू है ना, सिचुएशन टू है, इसमें ए बेटर है या बी बेटर है, बी बेटर, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, ये आपकी सोच ही गलत है। हाँ, हाँ, यहां पर जो मैंने तरीका बताया वो क्या लिखा है, अर्निंग पर शेयर बोला है या ईएईएस बोला है, अर्निंग पर शेयर बोला है ना मैंने, हाँ। और आपने क्या देखकर डिसीजन दे दिया, ये है ना, आपने तो ये सर वो तो ये ज्यादा होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं, राइट। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन नोट के अंदर लिखा हुआ है, तो आप देखो इसको पहले ध्यान से देखो। ऑलवेज कंपेयर अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर। डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ कंपेयरिंग टोटल अर्निंग्स यानी ईएईएस या फिर टोटल मार्केट वैल्यू। क्यों, बिकॉज other things being constant, a financing plan with higher equity investment will always have higher total earnings and higher total market value। तो आप एक बात बताओ, फाइनेंसिंग प्लान ए और बी दोनों में से कौन से प्लान में हमने ज्यादा इक्विटी लगाया है, बी में ज्यादा इक्विटी लगाया है। तो बस फिर अगर आप टोटल अर्निंग्स देखोगे तो वो बी में ही ज्यादा आएगी, ये देख लो। लेकिन वो ज्यादा अर्निंग बटेगी भी तो ज्यादा लोगों में, और वो ज्यादा अर्निंग बराबर बराबर रुपये लगाकर आई है, ज्यादा रुपए लगाकर आई है। तो इंसान क्या देखेगा, मेरा प्रति रुपये का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, बोलो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये क्या आ जाएगा, ईपीएस, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट के लिए मान लो, ये क्वेश्चन वैसा डिजाइन नहीं बट मैं समझाने के लिए करवा रहा हूं। सपोज करो कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने हो जाएंगे, 100 एंड 150 शेयर्स, ओके। तो यहां पर आ जाते हैं हमारे 100 शेयर, इसके अंदर ए प्लान में आ जाते हैं कितने 100 शेयर्स, और यहां कितने शेयर्स आ जाते हैं। अब आप ईपीएस निकाल के देखो, 19,600 रुपए आप कमा रहे हो 100 शेयर पर, यानी कितने रुपीस आप कमा रहे हो पर शेयर। आप 20,300 कमा रहे हो, पर ये भी तो देखो पैसे कितने लग रहे हैं अपने, चंद रुपयों की कमाई आपकी ज्यादा हो रही है, पर पैसा उतना ही लगाना पड़ रहा है, 1.5 गुना पैसा। तो समझदारी प्लान बी में है या ए में है। मैं क्या सिखा रहा हूं यहाँ पर, कॉन्सेप्ट कॉपी में मैंने क्वेश्चन नोट क्या लिखा है, बच्चा भोला वाला बच्चा एग्जाम में क्या गलती कर बैठता है, टोटल ईएईएस या टोटल मार्केट वैल्यू कंपेयर कर लेता है। तो अरे भाई वो तो जहां फिर आपने फाइनेंसिंग इक्विटी से ज्यादा करी है, वहां आपका डेट का बर्डन तो यूं ही कम था, तो वहां तो टोटल अर्निंग तो ज्यादा आएगी। इसे एक और प्लान डेवलप कर लो, मैं तो कहता हूं यहाँ पर पूरे 20,000 खुद ही लगा लो, 1 रुपया ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो अर्निंग आपकी सारी टोटल अर्निंग आपकी आएगी। पर ये देखो कि वो टोटल अर्निंग के लिए आपको कितने सारे रुपए लगाने पड़े, तो पर शेयर क्या मेरी उतनी इनकम बन रही कि नहीं बन रही है, नहीं बन रही, राइट। ये बात आई क्या समझ में, ऑलवेज कंपेयर क्या करेंगे, पर शेयर, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी क्या कंपेयर करेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर, क्योंकि आपने टोटल कंपेयर करा, तो अब आपने जब आपने ही ज्यादा रुपए लगाए तो आपकी टोटल तो
ज्यादा ही आएगी, इज दैट क्लियर? तो पर शेयर को लेकर हम डिसीजन लेंगे, ये सिखाना मैं आपको चाह रहा था, क्या आप सीख गए हो? चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमसे? 22 में वो डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना था, और उसका मैंने आपको यहाँ पर तरीका बता दिया कि सिंपल आप तो डॉल का फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में और दन 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 यहाँ पर कैलकुलेट कर देना, ठीक है? चल, ओके, तो दोस्तों अपन एक काम करते हैं, है ना, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अपन अपना जो अगला एपिसोड होगा उसके अपन उसमें अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलिए।